भाई मोहित शर्मा ने पूरे राजस्थान में रैंक 1 हासिल की। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। माइंड मैप ऐप के लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम का जो राजस्थान जीके वाला जो बैच है उसके विद्यार्थी है, यानी पेड बैच के टॉपर है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अद्वितीय श्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। आप भी निरंतर पढ़ते रहे। अगला इंटरव्यू आपका होने वाला है मेरे साथ में इसी स्टूडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। आज इंटरव्यू सेशन के अंदर टॉपर्स के साथ में हम उपस्थित हैं। ऑल राजस्थान रैंक 1 लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्जाम जुलाई के महीने में होता है और दिसंबर में इसका रिजल्ट आता है। और ये वैकेंसी आपकी जो आई थी मार्च के आसपास आई थी। 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, उसमें भाई मोहित शर्मा ने पूरे राजस्थान में रैंक 1 हासिल की है। तो सबसे पहले हम मोहित का मुंह मीठा करवा के और जो फॉर्मेलिटीज होती है ना, कभी औपचारिकताएं, वो पूरी कर देते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। पूरे राजस्थान में रैंक 1 लाना अपने आप में बहुत ही जो सपना होता है विद्यार्थियों का, लेकिन मेरा हमेशा मानना रहता है कि रैंक 1 आए अच्छी बात, वरना हर बार जैसे मैं जिस भी वैकेंसी को मैं पढ़ाता हूं सर्वाधिक सिलेक्शन देना मेरा उद्देश्य रहता है। मोहित अपने माइंड मैप ऐप के लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम का जो राजस्थान जीके वाला जो बैच है उसके विद्यार्थी है, यानी पेड बैच के टॉपर है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि घर बैठे कोई भी विद्यार्थी ऑफलाइन की तरह घर बैठे पढ़ करके सफल हो रहे हैं। आगे हम सारी चीजें बताएंगे आप लोगों को। तो जो शुरुआत है अपनी वो करते हैं हम। एक एक जो क्वेश्चंस आपके हैं कि भाई इन्होंने जर्नी कैसे स्टार्ट की, क्या पढ़ा, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम आपने दिए थे। और जब इनसे मेरी बात हुई तब इन्होंने बताया कि वेरी अर्ली स्टेज में इन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। सारी बातें इनसे पूछेंगे। सबसे पहले मोहित है वो अभी वर्तमान में पटवारी है। तो पटवारी में आपका सिलेक्शन कब हुआ था? सर मेरा 2022 के अंदर जो वैकेंसी आई थी पटवारी वाली, उसके अंदर हो गया था। तो मैं 2023 से ज्वाइनिंग कर ली थी मैंने। बहुत बढ़िया। तो पिछले दो ढाई साल से आप पटवारी हैं। सर हाँ। पटवारी में आपकी रैंक क्या थी? सर पटवारी में मेरी 1093 रैंक थी। 1093 रैंक से लाइब्रेरियन में रैंक 1। अच्छा, बच्चे कहेंगे, सोचेंगे कि सर आप ऑलरेडी पटवारी हैं, तो पटवारी को छोड़ करके लाइब्रेरियन कैसे ज्वाइन किया? दोनों का ग्रेड पे में क्या अंतर है? सर पटवारी की 2400 ग्रेड पे होती है और लाइब्रेरियन की 3600 ग्रेड पे है। ये अपने आप में बहुत बड़ी है, उससे बड़ी है। आरएएस के अंदर एलाइड सर्विसेज, आफ्टर एसडीएम, डीवाईएसपी और आरटीएस, उसके बाद में जो स्टेट सर्विस, जो उसके अलावा जो एलाइड सर्विस होती है, उन सब के लगभग 3600 ग्रेड पे ही होते हैं। तो ये उनके समकक्ष मान सकते हैं। विद्यालयों के अंदर पुस्तकालय का जो हेड होता है लाइब्रेरियन, उसको कहते हैं। और इस भर्ती के बारे में आप थोड़ा बच्चों को बताएं कि ये कितने नंबर का पेपर होता है और इसमें क्या क्या होता है। जी सर, इसके अंदर क्या होता है, 2 पेपर होते हैं। तो एक पेपर होता है उसके अंदर जीके रहता है और सेकंड पेपर जो होता है उसमें लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर अपन जैसे अपन को इसके अंदर इनरोल करने के लिए कोई कोर्स करा हुआ होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। योग्यता इसका एक जो होता है वो लाइब्रेरी साइंस का एक कोर्स होता है। कौन सा कोर्स होता है जरा बताइए बच्चों को। इसके अंदर 3rd ग्रेड के लिए अपना एक डिप्लोमा का कोर्स होता है, एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है और एक बैचलर कोर्स होता है। तो मैंने बैचलर कोर्स कर रखा था। क्या नाम था उसका? सर उसका BLI बोलते हैं वैसे शॉर्ट में तो, लेकिन उसका है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। वेरी गुड। तो वो कोर्स क्या होता है? वो कोर्स आपने किया हुआ था, भर्ती आ गई, 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और उनमें जो रैंक 1 400 में से आपके आई थिंक जो नंबर हमारे डिस्कस हुए थे, मैंने टॉपर्स की जो PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजी थी, 335 नंबर आपके थे ऑल राजस्थान रैंक 1, जो कि जो अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसी जो होती है उसमें 83% के लगभग ये जाते हैं। कट ऑफ उसकी इतनी जाती है। तो ये आपके टॉपर्स के जो मार्क्स होते हैं वो बहुत हाई कट ऑफ जा रही है आजकल RSM SSB की। क्या वास्तव में ये हाई कट ऑफ एक बच्चों का भ्रम है या फिर इसमें रियलिटी भी है, वो बताइए। सर अब बच्चे अपन देखते जा रहे हैं, अब ऑनलाइन कोर्सेज का इतना ज्यादा हो गया कि बच्चे अब घर पे ही पढ़ते हैं। तो ये है कि बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं अब। तो कट ऑफ जाने का यही रीजन है कि बच्चे अब बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे से मॉक देते हैं, ये सब करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो इस चीज का है तो। बहुत बढ़िया। आपकी एक एक प्रश्न को हम लेंगे, कैसे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे। पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो अलग इसलिए नहीं होते कि वो अलग दुनिया से आए हुए होते हैं, वो अलग इसलिए होते हैं कि वो
हर दिन है ना इधर उधर की बातें नहीं करते वो। अभी बताऊंगा मैं मोहित की जर्नी कैसे पढ़ते थे, पूरा दिन को कैसे यूटिलाइज करोगे आप, दांतों तले उंगली दबा दोगे कि ऐसे ऐसे भी कोई पढ़ता है क्या, है ना। काम पटवारी थे, लेकिन आधी बार जब भी खाली टाइम मिलता था तब पढ़ाई करते थे, वही था इनका। हमारी जब डिस्कशन हुआ तो मैंने एक एक चीज इनसे पूछी है। तो जुनून, एक पागलपन लाना पड़ता है, तब कट ऑफ अपने आप रिकॉर्ड तोड़ती है। अच्छा, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपने कहां कहां से पढ़ा, उसके बारे में विस्तार से बताइए। राजस्थान जीके है फर्स्ट पेपर में और साइकोलॉजी है, और सेकंड पेपर में लाइब्रेरी साइंस है। तो इसके लिए कहां कहां पढ़ा और कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा? सर मैंने साइकोलॉजी के लिए तो धीर सर हैं, धीर सिंह धाबाई सर, उनसे साइकोलॉजी का कोर्स किया था, तो उनसे पढ़ाई की। और राजस्थान जीके के लिए जो जीके से रिलेटेड आता है, इंडिया जीके राजस्थान, वो आपका कोर्स किया हुआ था मेरा, तो उससे मैंने पढ़ाई करी सर। और जो अपना सेकंड पेपर होता है लाइब्रेरी साइंस का, वो मैंने सेल्फी नोट्स बनाए थे, जो स्टैंडर्ड बुक्स आती है कोटा ओपन की, ये सब, तो उन बुक्स से मैंने अपने नोट्स बनाए थे सर। तो बहुत बढ़िया, मैंने बहुत बढ़िया कि आपको जहां भरोसा हो वहां आप पढ़ें, क्योंकि जीके का वेटेज बहुत ज्यादा था इनका, राजस्थान जीके वाला, और वो जीके वाला पूरा सेगमेंट, तो टाइम भी काफी ज्यादा हो गया। और एग्जाम के जो जैसे स्टैंडर्ड बढ़ते जाते हैं, तो आपको लगभग पटवारी एग्जाम के बाद 3 साल हो गए थे लगभग, जी सर। तो उस दौरान आपको मैनेज करना था, तो जीके आपने माइंड मैप से पढ़ा और बाकी अपने हिसाब से आपने मैनेज किया जैसा भी था। तो विद्यार्थी की जैसी इच्छा होती है, जहां उसको कंटेंट अच्छा लगे, मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़िए, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे पढ़े। अच्छा, एक शुरुआत आपने कब से की एग्जाम देने की, किस उम्र से की, सबसे पहला एग्जाम कौन सा था, और कौन कौन से एग्जाम दिए आज तक, और सफलताएं असफलताएं थोड़ी जर्नी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों के साथ में। सबसे पहला सर, सबसे पहले मैंने फर्स्ट ईयर में, जब मैं था बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो मैंने लैब असिस्टेंट के लिए तैयारी 18 साल के? जी सर। मैं तो आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं? जी सर। लैब असिस्टेंट वालों सुन लो, जो लैब असिस्टेंट की जिसने तैयारी कर ली उसको तो जन्नत मिलती है। अभी आरएएस का रिजल्ट आया था, रैंक 1 था जो आरएएस का बंदा, जो विद्यार्थी, वो लैब असिस्टेंट था ऑलरेडी। आपने भी पहला लैब असिस्टेंट दिया था, लेकिन शुरुआती जो है बाय चांस उस समय हो नहीं पाया था आपका। उसके बाद कौन सा दिया था? सर उसके बाद में मैंने एलडीसी की वैसे ही दी थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने पटवारी का प्रॉपर तैयारी करके अपने अच्छे से पटवारी की दी, तो उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके साथ में ही मैंने राजस्थान हाई कोर्ट वाला था अपना, विद्युत विभाग का एलडीसी का था, वो सब क्लियर करे। वीडियो का प्री क्लियर हो गया था, और आरएस में मतलब प्री क्लियर करके मेंस दिया मैंने। हाँ। तो ऐसा ही का भी मैंने जो फिजिकल था उसके अंदर में चला गया था सर। तो सब इंस्पेक्टर वाला भी लिखित परीक्षा आपने पास की थी, और आरएएस के प्री कितनी बार पास किए, मेंस लिखे आपने? सर मैंने 3 बार दिया है, तीनों बार मैंने मेंस में मतलब क्या है, आरएस प्री क्लियर करके मेंस लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी भी आप अविरल आगे बढ़ते रहे। मैं तो चाहता हूं कि आप और आगे बढ़े और नेक्स्ट टाइम इससे भी बड़ी उपलब्धि लेके आए कि 25 साल की आपकी उम्र है, और उस 25 साल की उम्र में आप 2 सरकारी नौकरियां ले चुके हैं। अच्छा, जो ईएन वगैरह के एग्जाम आप बता रहे थे वो भी दिए थे? हाँ, उनमें भी आपका हुआ था? जी सर, वो मतलब अपन क्या बोलते हैं, ये विद्युत विभाग वाला दिया था मैंने, एलडीसी का, एलडीसी उसके अंदर हो गया था, हाई कोर्ट एलडीसी में भी हो गया था मेरा। अच्छा, विद्युत विभाग में भी हो रहा था इनका, लेकिन ज्वाइन आपका ऑलरेडी पटवारी किया हुआ था, तो फिर वो ज्वाइन नहीं किया था। और सब इंस्पेक्टर में भी रिटर्न निकला था, आरएस प्री भी निकला। कहने का मतलब एक सीरियस विद्यार्थी जो पढ़ता है उसका 1 से ज्यादा एग्जाम्स निकलते हैं। आपके अभी तक 2 एग्जाम निकल चुके हैं, और अभी 3600 ग्रेड पे आप आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं। लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन मार्च में आता है जी। आपको 5 महीने मिले थे। बच्चे बार बार पूछते रहते हैं, विशेष रूप से अभी ये लैब असिस्टेंट वाले, रीट वाले, थानेदार वाले विद्यार्थी, सर इतना समय बचा हुआ, हो जाएगा क्या हमारा? एक ही कॉमन क्वेश्चन होता है। तो 3-4 महीने होते हैं, 3 से 5 महीने होते हैं, तब भी ये कॉमन क्वेश्चन है, वो बार बार पूछते रहते हैं। तो आपको इतने कम समय में आपने जो लाइब्रेरियन का जो पेपर है वो कैसे मैनेज किया, वो बताइए, तैयारी कैसे की? मेरा ऐसे था कि जैसे मैंने मार्च से स्टार्ट करी थी, मार्च अप्रैल से तैयारी, तो उससे पहले मेरा लाइब्रेरी साइंस का कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं था। बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ था सर, बिल्कुल नहीं पढ़ा। अच्छा। तो फिर मैंने फॉर्म भरा, उसके बाद में क्या है, मैं सेकंड ग्रेड ही करना चाहता था, लेकिन वो गलती से मेरा फॉर्म रह गया था भरने का। सेकंड ग्रेड आरपीएससी का शिक्षक बनना आपका सपना था, लेकिन वो भर नहीं पाए आप, कोई बात नहीं, लेकिन फिर इसका फॉर्म भर दिया। फिर इसके बाद में मैंने इसका फॉर्म भर दिया, आरएस के साथ साथ इसकी भी तैयारी करी मैंने। आरएस मुख्य परीक्षा के साथ साथ वो अपना जून जुलाई में था जी सर, तो लगभग साथ में ही चल रहा था। लगभग साथ में ही मैंने तैयारी करी। जैसे आरएस के 20-25 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसके साथ मैंने मैनेज कर लिया अपना एक सब्जेक्ट को ऐड करके। तो इस तरह से सर मैंने इसकी तैयारी करी, और 4 महीने मिले थे लगभग। तो मैंने ये करा कि टाइम का जितना टाइम मिला ना उसको यूटिलाइज किया मैंने। वो हम पूछेंगे आपको, आपने कैसे समय चुराया था।
पढ़ाई के लिए, वो सब पूछूंगा मैं। अच्छा, एक कॉमन बात बच्चों जो बार बार मैं कहता हूं, आपके पास अगर 1 महीना भी है, 2 महीना भी है, 1.5 महीना भी है, चंद दिन भी बचे हो, कोई बात नहीं, शुरुआत कीजिए। हो सकता है कि सफलता मिल जाए। अगर आप लंबे खिलाड़ी हो, लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो, फ्रेशर हो, तो कुछ मार्क्स से रह पाओगे। अच्छा, आपका एक एग्जाम जब हमारा डिस्कशन हुआ था तो कुछ दिन की तैयारी के अंदर आपने शायद डीवी वगैरह भी कराया था, बहुत नजदीक पहुंचे थे, वो कौन सा एग्जाम था? सर वो एक संगणक का एग्जाम होता है, संगणक का पेपर तो था। उसकी मैंने करी थी 20-21 दिन तैयारी। हाँ, तो उसमें मैं मतलब डीवी के बिल्कुल कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था सर। हाँ। आधे नंबर से ही रहा। तो देखो, हार नहीं माननी चाहिए। आपके पास कुछ दिन से लेकर के कुछ महीने हैं, प्लीज हार ना माने, अपनी शक्तियों को एकाग्र करें और पढ़ना स्टार्ट करें। बातें करने वालों का तो सिलेक्शन होता नहीं है। ढंग से महीना 2 महीना भी पढ़ लोगे तो भी बहुत अच्छा कर लोगे, और जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होती है। मोहित, ये बताइए रूटीन क्या रहता था डेली का? कुछ बच्चे हैं ना जैसे रात को पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। आपकी तो जॉब थी, तो जॉब के साथ साथ ये लंबे समय से आप तैयारी कर रहे थे, तो उस दौरान कैसे क्या पढ़ा? रूटीन बताइए, ऑफिस टाइम का भी, और ऑफिस टाइम के बाद में कैसे मैनेज करते थे? जी सर, वो सर जैसे मैं ये था कि ऑफिस जाना रहता था मेरा, तो 10 बजे से मतलब 9:30 से टाइम रहता है ऑफिस का हमारा 6 बजे तक। तो उसके बीच में मैं ऐसा करता था, सुबह उठते उठते अपना एक टाइम टेबल बना लेता था कि आज ऑफिस के अंदर अगर मुझे टाइम मिल गया थोड़ा बहुत, तो मैं इस चीज़ का रिवीजन कर लूंगा, और घर आने के बाद में मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो जैसे मैं घर आ गया तो उसके बाद में 7 बजे के आसपास बैठ गया, तो 9 बजे तक एक बार 2 घंटे का एक शिफ्ट ले ली। उसके बाद में खाना वाना खाया अपना, थोड़ा टहल के 10 बजे 10:30 बजे दोबारा से बैठ गया। तो फिर 3-3:30 बजे तक समय पढ़ता था रात को। तो कुल मिलाकर के 6 बजे के बाद में भी आप पटवारी की ड्यूटी पूरी करके भी 7 घंटे ऑन एन एवरेज 6-7 घंटे पढ़ लेते थे? ऑफिस में भी थोड़ा टाइम निकाल लेता था। ऑफिस में कैसे टाइम निकालते थे, जरा वो बताइए बच्चों को। वो था कि मैं रिवीजन कर लेता था, उसके साथ में अपने क्या वॉइस नोट्स बनाता था सर मैं। ओके। तो जैसे मतलब फ्री बैठे रहे तो ईयरफोन लगाया अपने और रिवीजन हो गया। तो इस तरह से सर दूसरे लोग सोच रहे होंगे कि या तो ये कोई गाने वाने सुन रहे हैं, और जिनको पता होगा कि स्टडी वाला बंदा है, तब तो पता है कि भाई ये काम नहीं करेगा, ये तो आगे और तैयारी करेगा कि 2400 ग्रेड पे से 3600 ग्रेड पे की ओर जाएंगे। तो वो बहुत अच्छा था कि टाइम का यूटिलाइज करना हर किसी को, मतलब पढ़ना हर कोई चाहता है, कामयाब हर कोई होना चाहता है, लेकिन यूटिलाइज करने की जब बात आती है ना, कोई नहीं कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अभी तो खूब टाइम पड़ा है, अरे कल परसों करके पीढ़ियां बीत गई, इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। तो मेहनत करनी पड़ती है, तपना पड़ता है, ठीक है, ये इनसे आप सीख सकते हैं। शुरुआत लैब असिस्टेंट से की थी 18 साल की उम्र से, है ना, बहुत कम उम्र होती है उस समय। तो जैसे योग्य हुए 12वीं पास के एग्जाम देने स्टार्ट कर दिए। पिताजी आपके विद्युत विभाग में है और सर्विस में है, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है। तो पिताजी से भी आपको घर परिवार से भी अच्छा माहौल मिला। फैमिली मेंबर्स का योगदान बताइए, वो भी आपकी वीडियो देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। किस किस का ज्यादा योगदान रहा? वैसे तो सबका रहता है, लेकिन फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट मिला था? सर सबसे ज्यादा फैमिली में तो मेरी सिस्टर है मुझसे बड़ी, तो उनका बहुत योगदान रहा। नाम बताइए सिस्टर का। सर कोमल शर्मा नाम है उनका। तो उनका बहुत योगदान रहा, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, हमेशा पढ़ाई के लिए बोलती रहती है कि पढ़ाई, जैसे भी अगर मैं थोड़ा बहुत भी टाइम वेस्ट करता हूँ तो वो मेरे को सही दिशा में पहुंचाने की कोशिश करती है कि पढ़ाई कर ले ऐसे करके। अच्छा, होता ना बड़ा भाई बहन जो होता है ना, छोटे भाई बहन का पूरा ध्यान रखता है कि भाई पढ़ाना है, इसको पढ़ाना हो। माताजी पिताजी के शुभ नाम आप जरूर बताएं, ताकि जिन्होंने इस लाल को पैदा किया उस दुनिया में एक ऐसे सितारे को कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले लाइब्रेरियन वालों के लिए तो आदर्श है कि भाई रैंक 1 है। जी सर, पिताजी का नाम मेरा नंदलाल जी शर्मा है और कृषि विभाग में वो सहायक कृषि अधिकारी के पद पे कहा जाता है आमेर में। और माताजी पुष्पा शर्मा है माताजी का नाम, और माताजी गृहिणी है मेरी। और किन फैमिली मेंबर्स का सहयोग रहा? सर मेरे मतलब दादाजी हैं, तो वो मतलब ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो उनका मैं बहुत मानता हूँ कि। क्या नाम है? वो हरिनारायण जी शर्मा है। अच्छा जी। तो उनका बहुत वो रहा है सर, जो हमेशा ही पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो हमारे लिए ही मानते हैं सर। अच्छा, तो ये होता है कि एक भगवान होता कामयाब हो जाए मेरा सरकारी नौकरी में आगे से आगे। तो दादाजी दादी जी माताजी पिताजी बहन सबका योगदान रहा, और मोहित ने रैंक 1 हासिल की है। आप निरंतर ऊंचाइयों पे पहुंचे और भी आगे बढ़ते रहें, और मैं तो चाहता हूं कि आप आरएएस अधिकारी बने, और भी एग्जाम जो आपके दिल में है कि दिए। अभी तो 25 साल की उम्र है, कुछ ज्यादा उम्र भी आपकी हुई नहीं है। स्कूलिंग आपकी कैसे क्या हुई थी? शुरू से ही टॉपर थे क्या आप?
नहीं सर, शुरू में तो मैं बहुत ही एवरेज, मतलब बिलो एवरेज बच्चा था। अच्छा, तो मैं रैंक एक अपने- आती थी या पीछे आती थी? बहुत ही पीछे आती थी सर। अच्छा तो मैं अपनी बहन को, अपने चाचा, इन सबको देख के सोचता था कि कभी अपन भी इतने नंबर ला पाएंगे क्या। अच्छा। तो ये चीज़ें थी सर। मैं गांव पढ़ता था 7th क्लास तक, उसके बाद में फिर 8th क्लास में हम जयपुर आ गए थे पढ़ाई के सिलसिले में। हाँ। तो 8th से यहाँ पे पढ़ाई की, उसके बाद में स्कूलिंग कॉलेज सब यहीं से हुए सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत साइंस थी आपके, जी सर। तो साइंस से फिर जीके स्ट्रॉन्ग करना पड़ा आपको माइंड में आपके वीडियो कोर्स के साथ में। जी सर। चलो ये अच्छा हुआ आपके सर आगे। वो हाँ। मतलब ऐसे रहा कि मैं जैसे माइंड मैप का कोर्स लिया तो मेरे ऐसे फायदा हुआ कि हमारे जैसे इस लाइब्रेरी साइंस में क्या है, जो सिलेबस है वो डिफाइन नहीं कर रखा बिल्कुल ही। अच्छा, पूरा लिख सिर्फ जी ये सर, लिखा बस हुआ ये है लिखा हुआ है कि कि राजस्थान का इतिहास, जी कला, संस्कृति, भूगोल और जो भी टॉपिक पॉलिटी हाँ। वगैरह के। तो सर उसके अंदर डिफाइन नहीं है, तो वो जैसे कोर्स लिया मैंने तो उसके अंदर मुझे पता लगा कि ये टॉपिक पढ़ने हैं और ये छोड़ने हैं। तो बिल्कुल, हमने जो कोर्स लॉन्च किया था लाइब्रेरियन का, सिर्फ राजस्थान जीके का, कंप्लीट जीके का लॉन्च किया था, जिसको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर मोहित का एनरोलमेंट यहाँ पर जो है आपके जून के महीने में इन्होंने जो लास्ट टाइम में सारी चीजें मैनेज करने के लिए, ये आप देख सकते हो बैच इनका ज्वाइन किया हुआ था, उसका ही ये दिखाना पड़ता है कि आज के टाइम में अगर अच्छी चीज का प्रचार नहीं किया जाए तो विद्यार्थी क्या है कि वो भ्रम में रह जाता है, कहाँ पढ़े क्या पढ़े, लॉस विद्यार्थी का होता है ना। तो वो सही डायरेक्शन में पढ़े और सही कंटेंट को पढ़े, निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी। अच्छा, नोट्स कैसे बनाते थे आप, वो बताइए कि कैसे प्रिपेयर करते थे, नोट्स के लिखने का तरीका कैसे होता था आपका? सर ऐसे रहता था कि जैसे अपन ने एक बार क्लास ले ली, जैसे मान लो आपका कोर्स ले लिया, तो अपने वीडियोस से अपन ने एक बार नोट्स बना लिए। तो नोट्स बनाने के लिए ये है कि उसका रिवीजन करके फिर अपन मॉक देंगे, तो जैसे जैसे मॉक में कोई नई चीज़ मिलती जा रही है तो अपन उसको नोट्स में ऐड करते जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि बार बार में कहीं से पढ़ लिया कहीं से पढ़ लिया 10 नोट्स बना लिए, ऐसा नहीं कि एक बार ही नोट्स बना लिया अपन ने और उनको ही अपन ऐड करते रहें, और भी कोई नई चीज़ मिलती जा रही है तो ऐड करते रहें, फिर उनकी रिविजन करते जाओ। और उसके बाद में जैसे शॉर्ट नोट्स है, एक बार अपन ने पूरा पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स जैसे बना लिए। पूरा राजस्थान का इतिहास का हो गया, बहुत वाइड है, राजस्थान कला संस्कृति भी बहुत वाइड है। वेरी शॉर्ट नोट्स जो लास्ट के 2-4 दिन में बच्चे रिवाइज कर सके, वो कैसे बनाते हैं? सर वो ऐसे होता है जैसे कि मान लो अपन कोई भी टॉपिक हो गया तो उसके अंदर जो की वर्ड्स होते हैं, जिनसे मतलब अपन उसको पढ़े तो अपनों को एकदम से पूरा लाइन समझ में आ जाए, पूरा याद आ जाए, तो उन कीवर्ड्स पे अपन शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए। ये नहीं कि अपन ने नोट्स बनाया तो उसको ही अपन है लाइन टू ये सब लाइन हटा दिया, वो लाइन टू लाइन वापस से वही नोट लाइन टू लाइन लिखेगा तो वैसे तो आप लोग लाइन टू लाइन पूरा रजिस्टर भर वो सकते आपकी हैं। एक बात है ना, जैसे कि हाँ। मतलब अपन 100 पेज को 10 पेज और 10 पेज को 1 पेज, हाँ। वो चीज है कि वो ही करना है अपनों को। वो करना है वही कि चीज भाई सबसे आप basic 100 पेज बनाएं, एक रजिस्टर रखें, मोटा रजिस्टर रखें, जैसे होता है ना कि इस टाइप से एक बड़ा रजिस्टर रखें A4 साइज का ना, पूरा भर लेवे विदाउट लाइनिंग वाला, और एक छोटा रजिस्टर डालें जिसमें सारे सब्जेक्ट आप डाल दें। जी सर। जैसा मोहित ने नोट्स बनाए थे कि 100 पेज को 10 पेज में, है ना, और भी शॉर्ट करना है तो 10 पेज को एक पेज में कर दो। आपको हेडिंग, सब हेडिंग, उसके अंदर भी छोटे छोटे कीवर्ड्स लिख लीजिए। सारा लिखने की जरूरत नहीं है, और सारा तो आप उसमें से रिवाइज कर ही रहे हो पूरे साल से, काफी महीनों से, तो नोट्स ऐसे ही बनते हैं और इस तरीके से ही बनते हैं। ये एक जर्नी जो मोहित की रही है, हमने डिस्कस की है। एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि नए बच्चे, फ्रेशर बच्चे, जिनको जीके बिल्कुल भी नहीं पता है, हकीकत में नहीं पता होता है कि राजवंश कहां से स्टार्ट होते हैं, सभ्यताएं क्या होती है, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास क्या है, मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री क्या है, कल्चर के अंदर क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, कितने टॉपिक होते हैं, ज्योग्राफी में क्या है, राजस्थान की पॉलिटी में क्या है, तो ऐसे बच्चे को कैसे तैयारी करनी चाहिए जिसको बिल्कुल ही जीरो नॉलेज हो और काफी पीछे हो, उसको अपना जीके कैसे मजबूत करना चाहिए? आपकी पर्सनल राय इसमें क्या है वो बताओ। तो जैसे अपन शुरुआत में स्टार्ट कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हैं, और उसके साथ में अपन जैसे वीडियो कोर्स ले सकते हैं। तो जैसे मैंने तैयारी करी थी तो मैंने माइंड मैप का वीडियो कोर्स लिया था, तो उसी तरह से आप एक बार वीडियो कोर्स ले लो और उसके बाद में अपने एक नोट्स बना लो, फिर नोट्स में अपने धीरे धीरे उनमें इनरिच करते जाओ, कोई नई चीज़ मिल गई, कोई मॉक दिया, वो सब चीज़ें तो वो ऐड करते जाओ। अब आपको वीडियो कोर्स लोगे तो उससे क्या होगा, जैसे बुक से अपन पढ़ रहे हैं तो अपन एक भटकाव हो जाता है आदमी को, ये बुक अच्छी है वो बुक अच्छी है। तो एक कोर्स लेने से ऐसा रहेगा कि आप एक जगह रहोगे, अपन सही गाइडेंस मिलेगी आपको। जैसे कि एक वो कहावत है कि मतलब एक कहानी है छोटी सी, कि उसमें क्या होता है कि एक एटॉमिक हैबिट्स नाम से एक बुक है, उसके अंदर एक छोटा सा वाक्य ऐसे है कि अगर आपका प्लेन है जो लॉस एंजल्स से अपना जा रहा है कि न्यूयॉर्क के लिए,
और अगर उसने 1-2 डिग्री भी अगर गलत घूम लिया ना तो वो आपका वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ है कि सर अच्छी डायरेक्शन, सही डायरेक्शन रहेगी ना तो आदमी बिल्कुल सही रास्ते पे पहुंचेगा, और अगर उसको पहले से ही भटकाव हो गया तो वो गलत तरफ से चला जाएगा। देखो मोहित ने जैसा कहा उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, विद्यार्थी के पास स्टैंडर्ड बुक्स तो होनी ही चाहिए। जैसे हम वीडियो कोर्स में पढ़ाते हैं तो हम अपनी जीके की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं, हमारे खुद के नोट्स हैं, हम 10 रिसोर्सेज एक साथ रख के उसके खुद के हमारे जो नोट्स होते हैं वो लिखवाते हैं। फिर भी संतुष्टि के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें साथ में रखें और ऑथेंटिक हिंदी ग्रंथ अकादमी की वो पुस्तकें भी रखें। और वीडियो कोर्स में क्या है, उन सब चीजों का सार एक जगह मिल जाता है। तो अगर वीडियो कोर्स लेते हैं तो वो एक ही एनफ है, और दिल नहीं माने तो फिर वो आरबीएससी की पुस्तकें वो भी साथ में रखें। तो ये तो क्या है कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आप लोग विश्वास करो, है ना। मैं तो ये नहीं कहता हूं कि मैं प्रमोशन करूं या कुछ भी। तो ये चीज यहां पर ये होती है कि आप अपने हिसाब से पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो कि भाई वीडियो कोर्स मेरे लिए पर्याप्त है। इस एग्जाम में मुझे सारे क्वेश्चंस मिल गए थे सर के, तो एनफ है, अलग से आपको बुक्स लाने की जरूरत नहीं है। और लगे कि मुझे तो टॉप करना है मोहित की तरह, तो कुछ किताबें भी पास में रखो और साथ में वीडियो कोर्स के भी नोट्स बनाओ, जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपको उचित लगे। बाकी लास्ट टाइम में हम रिवीजन आपका तगड़ा वाला करवाते ही हैं। एक अंतिम लाइन जो होती है हर एक विद्यार्थी की होती है, जैसे कोई तैयारी करता है या नॉर्मल लाइफ भी अपनी कोई जी रहा है किसी भी फील्ड में, है ना, तो उनके कुछ न कुछ मोटिवेशन कोट होते हैं जो उसके लाइफ के उसूल होते हैं। ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं जिन्होंने आपको बड़ा मोटिवेट किया था, बार बार आप उनको जहन में जब भी याद आती थी तो एकदम से ऊर्जा से लबरेज हो जाते थे, वो पंक्तियां कौन सी हैं? सर जैसे मैं पटवारी की जॉब के साथ में थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था, मतलब कैसे होता है कि जॉब करता हुआ आदमी एकदम से परेशान हो जाता है, तो मेरे को रश्मिरथी की, मतलब रामदास सिंह दिनकर है, उनकी एक बुक है रश्मिरथी, उसकी लाइन है 4, वो मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है सर। तो वो मैं सुनाना चाहता हूँ सर। जी सर, उसमें ऐसे है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो सर विघ्न, जैसे आप परेशानियों के अंदर रहोगे, अगर उसमें आप सक्सेस पाओगे तो आपका बड़ा नाम हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया। जो कभी भी हिम्मत नहीं हारे, अडिग रहे, वही रश्मिरथी के अंदर उसका सार यही बताया है कि अतुलित विजेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। ये इस तरह से कुछ जो लाइन है कि भाई इस पृथ्वी को जीतने वाला, इसका भोग करने वाला, आनंदित रहने वाला, विजेता बनने वाला व्यक्ति वही है जो कभी आराम नहीं करे, कभी हिम्मत ना हारे। हारा वही जो लड़ा नहीं। तो मोहित की ये कहानी आपको बड़ा मोटिवेट करेगी। हमारे माइंड मैप के वीडियो कोर्स के विद्यार्थी थे तो हमें बहुत खुशी हुई। रिजल्ट आया, मोहित खुशियां मना रहे थे अपने परिवार वालों के साथ में, फिर मुझे कांटेक्ट किया कि सर आपके वीडियो कोर्स को पढ़ के हमने ये सफलता हासिल की है, राजस्थान जीके का बैच। तो जब मोहित ने हमसे वापस संपर्क किया तो हमने मिलान किया, वाकई में हमारे वीडियो कोर्स के ये विद्यार्थी हैं और इन्होंने जून में एनरोल किया था। लास्ट टाइम में जो लास्ट के जो महीना 1.5 महीना जो भी था, इन्होंने जीके पूरा वहीं से प्रिपेयर किया और अपने लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट को भी मजबूत करके आज ये रैंक 1 की सफलता जो हासिल की। आप भी निरंतर पढ़ते रहें। अगला इंटरव्यू आपका होने वाला है मेरे साथ में इसी स्टूडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहित को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई।